वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो एक ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी इज दैट ऑब्जेक्ट which completely absorbs all radiations falling on it and is also a perfect emitter of radiation। तो ब्लैक बॉडी का एक परफेक्ट एग्जांपल है, हम एक हॉलो बॉल ले लेते हैं, उसके अंदर सरफेस को कोट कर देते हैं विद लैम्प ब्लैक और डबल वॉल स्फीयर है, इसका बीच में वैक्यूम आ गया एंड उसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं जहाँ से रेडिएशन अंदर जा सकती है। तो ये रेडिएशन जब अंदर जाती है ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसमें सारी अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसीलिए इस होल के अंदर जो भी लाइट फॉल करेगी वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए ये जो हॉलो बॉल है, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ ये जो एग्जांपल जो अभी डिस्क्राइब किया ब्लैक बॉडी का, ये परफेक्ट एमिटर भी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक से रिलेटेड एक हमारे पास लॉ भी है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये क्या बोलता है? एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट independent of the temperature of the body and is equal to the emissive power of the black body at same temperature। किरचॉफ्स लॉ की मैथमेटिक स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें ES बाय AS इज इक्वल टू EB है। अब ES क्या है? ES है emissive power of a body and is the energy emitted by the surface per unit time per unit area। So अगर कोई बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है तो वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी रेडिएशंस एमिट कर रही है उसको बोलते हैं इमिसिव पावर। दूसरी टर्म इन्वॉल्व है AS। AS क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो AS है अगर किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशंस फॉल करती हैं तो उसमें से कितना फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो AS है। और EB थर्ड टर्म है EB। ES बाय AS इज इक्वल टू EB। तो ES जो टर्म है वो किसी भी बॉडी से रिलेटेड है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और AS भी किसी अदर बॉडी से रिलेटेड जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू EB। इन दोनों की रेशियो इज इक्वल टू EB। EB क्या है? EB इज द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल बॉडी है जो रेडिएशन इमिट कर रही है, इसको छोड़ दें हम और ब्लैक बॉडी को ले, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ले, जिसका एग्जांपल अभी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, बॉल विद अ होल इन इट। वो ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन इमिट कर रही है तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी रेडिएशन इमिट कर रही है, वो है EB, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने ब्लैक बॉडी का जो है टेम्परेचर बनाना शुरू किया और ग्राफ प्लॉट किया। किसके बेस में? उन्होंने सबसे पहले ये स्टडी किया कि कौन कौन सी वेवलेंथ इमिट हो रही हैं और उनको प्लॉट किया इंटेंसिटी ऑफ एमिशन से। एक एक्सिस पे वेवलेंथ को प्लॉट किया और दूसरी एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ एमिशन। फॉर एग्जांपल हम इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे सपोज जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर है जो 20 डिग्री तक हमने बढ़ा दिया, 20 डिग्री टेम्परेचर पे। तो डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड हमने चेक की। तो एक वेव यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारी वेवलेंथ इमिटेड है और इस वेवलेंथ, सपोज ये वेवलेंथ 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इमिशन कितनी है? इतनी। ये वेवलेंथ 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इमिशन कितनी है? इतनी। फिर वेवलेंथ ये 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है? इतनी। तो और इन डॉट्स को उन्होंने सबको प्लॉट कर दिया, प्लॉट किया तो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ बन गया। फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किया। जैसे कि यहाँ पे इस केस में ये ग्राफ दिखा रहा है कि टेम्परेचर उन्होंने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, 3000 डिग्री केल्विन ले लिया। 3000 डिग्री केल्विन पे वेवलेंथ यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक इतनी सारी, ये पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ इमिट हुआ और उनकी इंटेंसिटीज यहाँ पे ये शो हो रही है। अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी शो हो रही है। उसमें यहाँ पे इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो हायर वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है, फिर हम पीछे जाते रहते हैं, वेवलेंथ छोटी करते रहते हैं, तो जो
मिड बीच की ना छोटी है ना जो बड़ी है, वो वेवलेंथ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जो छोटी वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी भी कम है। तो इस ग्राफ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि छोटी वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है और बड़ी वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है, लेकिन बीच वाली जो रेडिएशंस हैं जिनकी इंटेंसिटी ना ज़्यादा है, जो वेवलेंथ जो जिनकी वैल्यू ना ज़्यादा वेवलेंथ छोटी है ना बड़ी है, उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये ग्राफ शो करता है। इसी तरह से जैसे इस ग्राफ में शो हो रहा है 5800 केल्विन पे डिफरेंट वेवलेंथ्स की डिफरेंट इंटेंसिटीज एमिट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है वो इस रीजन में आती है, और ये जो रीजन है ये विजिबल लाइट का रीजन है। इसलिए जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5800 पे चला जाता है तो वो ग्लो करने लग जाती है और वाइट लाइट इमिट करने लग जाती है। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 8000 डिग्री तक चला जाता है तो वो ब्लू कलर की ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो ब्लू रीजन में लाई करती है, यानी कि वेवलेंथ्स ब्लू कलर की जो वेवलेंथ्स वाली रेडिएशंस हैं वो उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो ब्लैक बॉडी है वो ब्लू कलर की दिखने लग जाती है। इन सारे ग्राफ्स को अगर क्लब करके मैं एक में मर्ज कर दूं तो हमें जो इमेज है वो इस तरह की दिखाई देगी। अब इस इमेज में देखने वाली चीज़ क्या है? इस इमेज में देखने वाली चीज़ है लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स है। जब हमारा ग्राफ 3000 डिग्री पे है, अगर हमारा ग्राफ 4000 डिग्री केल्विन पे है तो ये लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स अगर 5000 है तो ये हमारा ये लैम्डा मैक्स है, और अगर 6000 तो ये हमारा लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स है क्या? जो इतनी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी पावर इंटेंसिटी ऑफ इमिशन मैक्सिमम है वो क्या है? लैम्डा मैक्स। इस ग्राफ में भी सेम चीज़ शो हो रही है। जैसे 3500 पे लैम्डा मैक्स ये है, 4000 पे ये है, 4500 पे लैम्डा मैक्स ये है, 5000 पे ये है, और 5500 पे ये है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करके, ब्लैक बॉडी जो अभी हमने ग्राफ्स डिस्कस किए उनको स्टडी करके जो पहला लॉ दिया गया था वो था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय स्टीफन based on his experimental observation. According to this law, the energy emitted by the black body per unit area per unit time is proportional to fourth power of the absolute temperature. तो जो ब्लैक बॉडी जो एनर्जी इमिट कर रही है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, और E is equal to Stephen's constant into T4, and it is independent of the nature of the material of the body. ग्राफ की वे में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है कि द ई एनर्जी एमिटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर से टी, जैसे इस ग्राफ में शो हो रहा है 5000 डिग्री केल्विन पे, एनर्जी इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू T4 टी रेज़ टू पावर 4। तो ये कैसे एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो इस ग्राफ के नीचे जो ये एरिया है अंडर दिस ग्राफ, ये एनर्जी निकालती है। तो प्रैक्टिकली हम ग्राफ बना के जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ होता है, सपोज 5000 केल्विन पे स्टडी करना है तो 5000 केल्विन पे जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो कैलकुलेट करते हैं, और स्टीफन्स ने क्या पाया कि दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू टी रेज़ टू पावर 4। स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 5.66 इंटू 10⁻⁵। मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने के लिए इस ग्राफ में हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये है, जब टेम्परेचर और बढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये आ जाती है। जब टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये आ जाती है।
और हाई टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये आती है, और हाई टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये आ जाती है। तो इस ग्राफ में, इस डायग्राम में देख के हमें क्लियरली शो हो रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट को हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती चली जाती है। लैम्डा मैक्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस पे इंटेंसिटी ऑफ इमिशन हाईएस्ट होता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जो अभी डिस्कस किया है ग्राफ को, उसको ध्यान में रखते हुए समझेंगे। दिस लॉ was experimentally established by Wien. According to this law, the wavelength lambda max for which there is maximum emittance of radiation by a black body is inversely proportional to absolute temperature. जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि जो लैम्डा मैक्स है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती चली जाती है। ये सिंपल सा फिनोमिनन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में एक्सप्लेन किया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो बड़ी वेवलेंथ्स की जो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन है, बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी ऑफ एमिशन थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, इंटेंसिटी बस इतनी सी है। और जो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ छोटी हैं उनकी इंटेंसिटी ऑफ एमिशन भी कम है। लेकिन जो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है उनकी इंटेंसिटी ऑफ एमिशन बहुत ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंट को इन्होंने जिस भी टेम्परेचर पे स्टडी किया आमतौर पे ग्राफ इसी तरह का मिला। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने फार्मूलाज देने की कोशिश करी। तो उन्होंने फार्मूला क्या दिया कि इंटेंसिटी ऑफ एमिशन और वेवलेंथ के बीच में कोई फार्मूला ऐसा होना चाहिए जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सके। तो ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और इसकी वैल्यूज़ को बिल्कुल परफेक्टली मैच करने के लिए वीन ने एक ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में एक एक्सप्रेशन दिया, फार्मूला दिया। ई लैम्डा क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो वीन ने लैम्डा के बीच में, लैम्डा और ई लैम्डा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड के बीच में एक फार्मूला दे दिया। ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc डिवाइडेड बाय लैम्डा 5 ई रेज़ टू पावर माइनस hc बाई के टी लैम्डा, ये रिलेशन दे दिया। वीन की इस इक्वेशन को यूज़ करके हम सपोज एक मैंने वेवलेंथ चूज़ कर ली लैम्डा 1 जब रेडिएशंस इमिट हो रही हैं तो लैम्डा 1 वेवलेंथ की जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको ग्राफ से मैच कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ से। तो जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, वीन ने डिफरेंट वेवलेंथ्स को लिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये वाली वेवलेंथ ले ली, ये वेवलेंथ ले ली, ये वाली ले ली, और अपना फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसने इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इमिशन कैलकुलेट की और यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए। जब उसने ग्राफ जोड़ के ग्राफ बनाया तो लोअर वेवलेंथ्स पे तो ये फार्मूला एग्जैक्टली काम किया। ये जो हमारा जो फार्मूला यूज़ करके जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की, दो वैल्यूज़ जो आई वो ग्राफ से एग्जैक्टली मैच कर गई। तो लोअर वेवलेंथ्स पे वीन्स वाला जो है फार्मूला था ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। लेकिन जो हायर वेवलेंथ वाला रीजन था, जो ये वाला रीजन था, उसको वीन्स का जो लॉ था, वीन्स की जो इक्वेशन थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो वीन ने जो ये इक्वेशन डिराइव की थी, ये वाली इक्वेशन जो डिराइव की थी वीन ने, इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने क्लासिक मैकेनिक्स का यूज़ किया था, ना कि क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्लासिक मैकेनिक्स का जब यूज़ किया तो ये इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने में अनेबल हो गई। फिर एक और साइंटिस्ट रेलिक जीन्स
ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ बनता था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं भी क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके एक फार्मूला डिराइव किया जो रेलिक जीन्स लॉ कहलाया। ये वाला ये फार्मूला क्या है, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर के टी। ई लैम्डा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन corresponding to wavelength lambda। intensity of emission को हम the energy radiated per unit area per unit time भी बोल सकते हैं। ये जो ग्राफ है, फिर से ये ग्राफ हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है। तो रेलिक जी ने ये वाला फार्मूला यूज करके इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो सक्सेस है वो हायर वेवलेंथ पे ही पाई। यानी कि जब उसने अपना फार्मूला यूज करके हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी ऑफ इमिशन है, ये मैं रिपीट करता हूँ, हायर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस थी उनकी इंटेंसिटी ऑफ इमिशंस को कैलकुलेट किया और इस ग्राफ में फिट करने की कोशिश की। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्राफ है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ, ये अगर इस फॉर्मूले से हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पे तो सही चलता है, हायर वेवलेंथ वाली वैल्यूज़ में तो ठीक चलता है, लेकिन जब स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशन को स्टडी करने की कोशिश की तो हमारा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन रेली का जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसे जाने के बजाय ऐसे गया, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ की वैल्यू घटती गई, हमने अपनी कैलकुलेशन में, मतलब रेलिक जीन्स ने अपनी कैलकुलेशन में वेवलेंथ की वैल्यू घटाई तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली गई। रेलिक जीन्स के इस फॉर्मूले में जब हमने स्मॉलर वेवलेंथ को यूज़ किया, इस फॉर्मूले में जब हम स्मॉलर वेवलेंथ को यूज़ किया और इंटेंसिटी ऑफ इमिशन को कैलकुलेट किया, तो हमने क्या पाया कि इंटेंसिटी ऑफ जो एमिशन है वो बढ़ती चली गई, और जब बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ को यूज़ किया तो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन इनफाइनाइट चली गई। इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ग्राफ को देख के हमने स्टडी किया कि रेलिक जीन का फॉर्मूला जो था वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल कर गया। फाइनली प्लैंक ने एक अपना फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव की जिसको प्लैंक रेडिएशन लॉ बोलते हैं, और प्लैंक रेडिएशन लॉ का ये जो एक्सप्रेशन था या फॉर्मूला था, उसने एक्सप्लेन किया इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये जो ग्राफ है ये ऐसा क्यों आता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये ऐसा क्यों आता है। प्लैंक रेडिएशन लॉ भी कोई भी वेवलेंथ लो, हम सपोज मैंने लैम्डा 1 ले ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ एमिशन, रेडिएशन जो इमिट हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करके बता देता है। इंटेंसिटी ऑफ एमिशन को हम एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट एरिया पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ई लैम्डा। प्लैंक रेडिएशन लॉ को कैलकुलेट करने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दी जो क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या फैक्ट्स को अज्यूम करती है। फर्स्ट फैक्ट ये है कि द ऑसिलेटर्स जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, दे कैन लूज और गेन एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटाज। तो सबसे पहला इन्होंने क्लासिकल वेव मैकेनिक्स से जो अलग चीज़ दी, वो अलग फैक्ट दिया, वो फैक्ट ये था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं हो सकती इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, डिसकंटिन्यूसली एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटास। सॉलिड के अंदर जो ऑसिलेटर्स एनर्जी इमिट कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी जो इमिट कर रहे हैं वो इक्वल टू एच न्यू एक्सप्रेशन के द्वारा गवर्नड होंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड E is equal to H nu, where H is the Planck's constant and nu is the frequency of oscillator. Total जो energy that is emitted by the oscillator, it should be equal to H nu या फिर 2H nu या फिर 3H nu, or we can say whole number multiplier of H nu. तो फाइनली साइंटिस्ट ने प्लैंक रेडिएशन लॉ का इसका यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था इसको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा को, जैसे ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा जो थी
उनके कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा कैलकुलेट की इंटेंसिटी ऑफ एमिशन बाय ब्लैक बॉडी, उनको यहाँ पे प्लॉट किया तो जो ग्राफ बना वो एग्जैक्टली फिट हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ में। तो ये इंपॉर्टेंस थी प्लैंक रेडिएशन लॉ की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैंक रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन स्टडी करेंगे।